हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जल प्रदूषण से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जिसमें से आपको सुपोषण बताए थे, यानी कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, और उसके बाद बताए थे एसिलरेटेड या कल्चरल यूट्रोफिकेशन, यानी जिसको हम लोग एसिलरेटेड या कल्चरल सुपोषण कहते हैं, ये क्या होता है। अब उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और भी जो बचे हुए हैं जल प्रदूषण से संबंधित घटनाएं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब वीडियो में लगे रहिएगा। ओके। अब कहा जाता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिस चीज़ों को आपको कवर करने का काम करना है। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो एसिलरेटेड सुपोषण था, यानी एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन जो था, उसमें बताया गया था कि जो मानव निर्मित प्रदूषक होते हैं, यानी कि मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा जो भी प्रदूषक निकलते हैं, है ना, या तो फिर उद्योग से, औद्योगिक स्तर पर, या कह सकते हैं मानव क्रियाकलाप से जितने भी प्रदूषक निकलते हैं, वो जल में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, यानी जल में छोड़ दिए जाते हैं। तो जब जल में छोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या करता है, रेडिकली एसिलरेट होता है ना, रेडिकली एसिलरेट द एजिंग प्रोसेस। तो वो क्या करता है, एजिंग प्रक्रिया के दौरान वो क्या करता है, रेडिकली एसिलरेटेड होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, या उसी को हम लोग कहते हैं एसिलरेटेड जो है या कल्चर यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अब कहा जाता है कि ये यूट्रोफिकेशन के दौरान, जिसको हम सुपोषण कहते हैं हिंदी में, सुपोषण के दौरान, सुपोषण के दौरान, सुपोषण के दौरान क्या होता है, इस चीज को कवर कीजिएगा। सुपोषण के दौरान क्या करते हैं कि जो हमारा सुपोषण के दौरान क्या होते हैं कि जो लेक होता है, लेक जिसको आप लोग कहते हैं झील, क्या बोलिएंगे हिंदी में, झील बोलेंगे, है ना। सुपोषण के दौरान झील में कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, सुपोषण के दौरान झील में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना, इस बात पर जरा ध्यान से देखिएगा। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या करता है कि सेलो और वार्मर हो जाता है। कार्बनिक पदार्थ क्या करता है, सेलो हो जाता है, सेलो एवं क्या हो जाते हैं, वार्मर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वार्मर हो जाते हैं, सेलो या बार्बर हो जाते हैं। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो सुपोषण के दौरान जो लेक में कार्बनिक पदार्थ सेलो एवं क्या हो जाते हैं, बार्बर हो जाते हैं। तो क्या करता है कि सुपोषण के दौरान लेक में कार्बनिक पदार्थ के कारण लेक क्या करता है, सुपोषण के दौरान लेक कार्बनिक पदार्थ के कारण, ये लाइन सेट करेगा, सेलो एवं क्या हो जाते हैं, वार्मर। सेलो का मतलब होता है छिछला जल, जहां पर क्या करता है, पानी कम होती है, पानी कम होती है, मिट्टी की दौड़ ज़्यादा होती है, जहाँ पर लोग स्लिप कर जाते हैं, उसको अंग्रेजी में सेलो वाटर कहते हैं, ठीक है। छिछला जल, या वह या उस जगह पर क्या हो जाता है, वार्मर एरिया, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वार्म, अगर हमारा झील वार्म है और क्या हो गया, सेलो हो गया, तो किसके कारण हुआ, कार्बनिक पदार्थ के कारण हुआ। तो कार्बनिक पदार्थ का जो डिपोजिशन वहाँ पर होता है, उसी कारण से झील यानी लेक जो होता है वो फिसलदार और क्या हो जाता है, वार्मर हो जाता है। तो सुपोषण के दौरान ये सारी घटना देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड और भी बातें हैं जो चर्चा करेंगे, कंटिन्यू बने रहिए। कहा जाता है ड्यू टू वार्मिंग ऑफ लेक, कहा जाता है कि वार्मिंग के लेक यानी झील जो होते हैं, है ना, झील के वार्मिंग के कारण, यानी गर्म होने के कारण, वार्मिंग के कारण क्या होता है, झील के वार्मिंग के कारण क्या करते हैं कि वार्मिंग के कारण क्या करते हैं, जल वृद्धि क्या करता है कि जो आपका लेक के वार्मिंग के कारण क्या होता है
कि जो वृद्धि होती है ना, तो कहा जाता है वृद्धि जो होती है कोल्ड वाटर ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड ग्रोथ ऑफ कोल्ड वाटर ऑर्गेनिज्म, कहा जाता है लेक के वार्मिंग के कारण कोल्ड वाटर, ये जो होता है कि कोल्ड वाटर जो ठंडे जल में रहने वाला जीव होता है उसको परेशानी होती है। ठीक है, तो लेक के वार्मिंग के कारण कोल्ड वाटर जीव जो होते हैं, कोल्ड वाटर जीव को क्या होती है, समस्या होती है। क्या होती है, समस्या होती है। कोल्ड वाटर जीव को समस्या होती है। ओके, अब कहा जाता है जिससे इसकी ग्रोथ क्या होती है, वो रुक जाती है। ग्रोथ क्या करता है, रुक जाता है। जिससे क्या करता है कि कोल्ड वाटर क्या होता है, कोल्ड वाटर ऑर्गेनिज्म का, जिससे ग्रोथ यानी वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, रुक जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब लेक क्या करेगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर कोई भी झील अगर गर्म हो गया तो गर्म होने के कारण जो ठंडा, अगर मान लिया जाए वो झील पहले ठंडा था, ठीक है, तो वहाँ पर ठंडे जल में रहने वाले जीव थे, यानी कोल्ड ब्लडेड, या कह सकते हैं बहुत ही ठंडा शीतल युक्त जंतु वहाँ पर रहते थे, पौधे जंतु रहते थे। अगर मान लिया जाए पानी वो ठंडा से एकाएक गर्म हो गया वहाँ का झील, तो क्या हो जाएगा कि जितने भी जो शीत रखती है जंतु या वाटर कोल्ड वाटर जीव जो है उसको समस्या होगी और इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, चलिए अब कहा जाता रुक जाती है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें रुक जाती है और क्या होता है, ठंडा जल वाला जीव तो खत्म हो जाता है और गर्म गर्म जल जीव, जिसको बोलते हैं गर्म जल जीव, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी इसको वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म कहे। क्या बोलेगा, वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाएगा। तो अगर लेक आपका गर्म हो गया, ठीक है, तो आपका ठंडे, जो पहले लेक ठंडा था वहाँ पर ठंडा जीव रह रहा था, अगर वो गर्म होगा एकाएक तो क्या होगा कि ठंडे जीव की वृद्धि रुक जाएगी और गर्म जल वाले जीव की वृद्धि बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब कहा जाता है कि एक लाइन है इम्पोर्टेंट, जिसको डिब्बा में लिखे, जिसको ट्रिपल भी कहा जाता है, वेरी वेरी वीआईपी। अब कहा जाता है बीओडी ऑफ निट्रोफिकेशन लेक इज वेरी हाई। कहा जाता है कि जो सुपोषण का जो है ना, सुपोषण सुपोषण झील का, सुपोषण झील का, है ना, या इसे इसको और सीधा लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि लेक का, यानी कि झील का, लेक का सुपोषण, है ना, सुपोषण बीओडी, लेक का सुपोषण बीओडी से उच्च होता है। बीओडी से क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। अब रही बात कि ये लाइन हम क्यों लिखे, इस पर भी बड़ा सवाल उठता है कि सर लेक का सुपोषण बीओडी से उच्च होता है, ये इसका अर्थ क्या हुआ। तो कहा जाता है लेक जो होते हैं कि अगर मान लिया जाए लेक में गर्म जल वाला जीव अगर रह रहा है पहले से, तो जाहिर सी बात है कि वो गर्म जल वाला जीव वहाँ रह रहा था, गर्म जल वाला जीव वहाँ रह रहा, तो वहाँ पर गर्म जल ही होगा उस समय वो लेक का। अगर वहाँ ठंडा जल अगर मान लिया जाए और हो जाए, वहाँ का जल एकाएक ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, गर्म जल वाले जीव की वृद्धि रुक जाएगी। तो यही उल्टा हुआ है कि लेक के गर्म होने से ठंडे जल वाले जीव की वृद्धि क्या हो गई, रुक गई, या गर्म जल वाला वृद्धि हो गया। तो ये भी एक समस्या हुआ। तो बीओडी क्या करता है कि अगर जल में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है या ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीओडी कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से कि यहाँ पर लेक के वर्म होने के कारण कोल्ड वाटर जीव को, ठंडा शीत वाला जीव को समस्या होती है, जिससे ग्रोथ रुक जाती है और गर्म जल जीव बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो अब इसी तरह से हम लोग लेक चलेंगे जिसका नाम होगा यानी झील के प्रकार क्या होते हैं, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। झील के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है, चलिए तो अब कवर करने का काम करते हैं, झील के क्या प्रकार होते हैं। अब देखेंगे झील के प्रकार, यानी कि जो लेक होते हैं
लेक के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के लेक पाए जाते हैं? तो कहा जाता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जिसको कहते हैं यूट्रॉफिक लेक, यूट्रॉफिक झील इसको कहते हैं। क्या होता है ये यूट्रॉफिक झील? तो कहा जाता है कि अगर मान लिया जाए झील में, कहा जाता है कि अगर मान लिया जाए सेलो, है ना, सेलो वाटर लेक, अगर मान लिया सेलो जल झील अगर है, तो कहा जाता है सेलो वाटर लेक में क्या करते हैं कि अगर कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व, सेलो जल झील में कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सबस्टांस, कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व अधिक होता है, अधिक, या लिख सकते हैं कि मात्रा बढ़ जाती है, कि मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो सेलो जल झील, सेलो जल झील में कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होगा जब मात्रा इसकी बढ़ जाती है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिक झील कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? यूट्रॉफिक झील कहा जाता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, कुछ लाइनें हैं जो आपको यहाँ पर लिखने का काम किया जाएगा इससे रिलेटेड। कहा जाता है कि इसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है, यानी इस झील में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, नहीं के बराबर, है ना। यहाँ लिख देते हैं कि इस लेक में ऑक्सीजन कम होता है, कम होता है, यानी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। अब किसके कारण कहा जाता है? इसलिए क्योंकि पूछा जाता है ना क्यों कम होता है इस झील में ऑक्सीजन की मात्रा, इसलिए क्योंकि क्या होते हैं, इसलिए क्योंकि अपघटक क्या करता है कि तेजी से इस्तेमाल करता है, किसको? ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। तो अगर मान लिया जाए कि लेक में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए क्योंकि अपघटन तेजी से इस्तेमाल, क्योंकि अपघटक तेजी से इस्तेमाल करता है। अपघटक जो होता है डिकम्पोजर, बैक्टीरिया और फंजाई, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण से हमारा जो लेक होता है, हमारा जो झील होता है, वहाँ पर क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पर घट जाता है। यहाँ ऑक्सीजन क्या करता है, पूरी तरह से घट जाता है। एग्जाम्पल अगर हम दे देते हैं तो डल लेक ऑफ कश्मीर, डल लेक अगर जाए कश्मीर में जो है डल लेक है, डल लेक ऑफ कश्मीर जो श्रीनगर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? श्रीनगर आप तो रेलवे स्टेशन डायरेक्ट रेल जो है कि प्लेटफॉर्म बना हुआ है, डायरेक्ट दिया जाता। तो कश्मीर अगर जब भी जाएंगे तो वहाँ पर डल लेक में घूमा जाता है, बहुत सारे बॉलीवुड पिक्चर में शूटिंग वगैरह भी हुआ है। तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है उस पानी का बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर क्या करता है, जो जब जब क्या करती है कि जब जल यानी सेलो वाटर झील जो होता है वो सेलो वाटर झील है, वहाँ पानी स्लिप के छिछला जल होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा, अब यहाँ पर देखते हैं कि चीरोनोमस लार्वा, है ना, चीरोनोमस लार्वा जो होता है, चीरोनोमस लार्वा यहाँ पर होते हैं, इस एरिया पर क्या होते हैं, इस झील में चीरोनोमस क्या करते हैं कि लार्वा होते हैं, चीरोनोमस लार्वा उपस्थित होते हैं किस झील में? तो आपका इस झील में, जिस झील को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिक झील कहते हैं।
तो यूट्रॉफिक झील में चीरोनोमस लार्वा क्या होता है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चीरोनोमस लार्वा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब कहा जाता है ये डल लेक में ऐसा देखने को मिलता है नज़ारा। तो आप इस तरह से ध्यान देने का काम करेंगे। अब कहा जाए दूसरा जो झील है उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक झील। इसको कहा जाता है ओलिगोट्रॉफिक लेक कहा जाता है। क्या इसको बोलेंगे, ओलिगोट्रॉफिक लेक। अब कहा जाता है डीप लेक। क्या इसमें ये क्या होते हैं कि डीप लेक होते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे ये डीप लेक है, यानी ये झील जो है गहरा है, बहुत ही गहराई वाला है। यानी इस झील की गहराई उतना नहीं होता है जितना आपका ओलिगोट्रॉफिक झील की गहराई होती है, इसलिए इसको डीप झील के नाम से भी जाना जाता है। अब कहा जाता है कि यहाँ पर जो है आपका कि पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व प्लस कार्बनिक पदार्थ है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, बहुत कम। क्या होता है यहाँ पर, बहुत ही कम होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम है इन दोनों की मात्रा। ठीक है, चलिए अब कहा जाता है कि कुछ सूचक हम बताएंगे, जैसे कि मान लिया जाए स्वच्छ जलीय सूचक। अब कुछ बताएंगे आपको जो है कि प्रदूषित जल सूचक, यानी कौन सा सूचक ऐसा है जो प्रदूषण वाले एरिया में नहीं उगता, कौन सा सूचक ऐसा है जो स्वच्छ एरिया में नहीं उगता है। तो जल लेख के दो प्रकार है, इसको बढ़िया से कॉपी डाउन करें और सिंपल लैंग्वेज में इसको उतारने का काम करेंगे। चलिए हो गया ना, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन का लास्ट हेडिंग अब चलेगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब कंप्लीट हो गया है ना। अब इसका जो लास्ट हेडिंग है वो ये है कि स्वच्छ जल का स्वच्छ जल के सूचक है ना, यानी इसको लिखेंगे इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर। कहा जाता है कि फ्रेश वाटर के जो इंडिकेटर है वो कौन कौन है, यानी हमारा जो पानी है आसपास कहीं पर भी पानी अगर है तो वो पानी हमारा क्या है, पूरी तरह से स्वच्छ है। इसकी पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं और उस इंडिकेटर को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो कहीं भी किसी का पानी वाटर आपका स्वच्छ है कि प्रदूषित है पता चल जाएगा। तो कहा जाता है कि जहाँ जहाँ अगर मान लिया जाए वाटर स्वच्छ रहेगा वहाँ पर ये सारे इंडिकेटर नहीं होंगे। जो इंडिकेटर हम यहाँ भी लिखने वाले हैं वो वहाँ पर वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान आपको देना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो जो वहाँ पर वृद्धि नहीं करेगा है ना, उसका नाम क्या क्या होगा, जो फ्रेश वाटर में वृद्धि नहीं करेगा, जिससे पहचाना जाएगा कि ये वाटर हमारा फ्रेश है। तो कहते हैं फ्रेश वाटर का जो इंडिकेटर है वो आपका डफलिया है। क्या हो जाता है, डफलिया, जिसको आपको बताए थे बीओडी के इंडिकेटर है ना। उसके बाद आता है ट्राउट फिशेस, उसके बाद आता है ट्राउट फिशेस आता है। उसके बाद तीसरा जो आता है उसको कहते हैं लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। तो स्टोन फ्लाई का जो लार्वा है ये स्वच्छ जलीय सूचक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, चलिए तो अब कहते हैं कि जो प्रदूषित जल है उसका क्या इंडिकेटर है। ये हो गया आपका प्रदूषित जल के सूचक कौन कौन है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोल्यूटेड, इंडिकेटर ऑफ पोल्यूटेड वाटर। तो इसके जो प्रदूषित जल का जो सूचक है उसका नाम है चीरोनोमस लार्वा। और उसके बाद क्या है, ट्यूबीफैक्स है, ट्यूबीफैक्स एक एनिलिडा है। आप देखेंगे जिस फाइलम में आपका केचुआ वगैरह आता है उसी को एनिलिडा कहते हैं ना, सेगमेंटेड बॉडी जो होता है, ट्यूबीफैक्स। उसके बाद चीरोनोमस लार्वा, ये सभी भी वृद्धि नहा कहीं नहीं, जहाँ का जल प्रदूषित रहेगा वहाँ पर ये सभी लार्वा वृद्धि नहीं करेगा।
जहाँ का जल स्वच्छ रहेगा वहाँ ये सभी आपका नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हो जाता है ई कोलाई, जिसको बोलते हैं एस्चेरिचिया कोलाई, है ना। चैप्टर 6 में कई बार इसका नाम आया, ये चैप्टर 6 का हीरो है ना, ये बताया गया। उसके बाद सीवेज फंजाई, जो बहित मल में कवक आपको दिखता है, वो भी यहाँ पर नहीं रहेगा। 6 नंबर की बारी है, वो आते हैं असलज वर्म, जिसको बोलते हैं जब सीवेज ट्रीटमेंट करते थे तो बहुत सारे वर्म वहाँ पर निकलते थे, उसी को हम लोग कहते हैं असलज वर्म कहते हैं। उसके बाद ब्लड वर्म है, यानी हम लोगों के ब्लड में जो प्रवेश कर जाता है, जिसको कहते हैं क्या चीज, जिसको कहा जाता है सिस्टोसोमा हीमोटोबियम। इसका जो पूरा नाम है जूलॉजी में सिस्टोसोमा हीमोटोबियम होता है। असलज वर्म वो है जब आप सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहित मल का उपचार कर रहे हैं, चैप्टर 10 में पढ़ाया है कि जब बहित मल का उपचार कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्म होंगे जो असलज में पाया जाता है। तो असलज वर्म को ही हम लोग कहते हैं, असलज वर्म को ही हम लोग कहते हैं जब प्रदूषित जल के ये सूचक है। सीवेज फंजाई यानी बहित मल उपचार के समय बहित मल में जो कवक होता है उसको कहा, वो अगर रह गया पानी में तो समझ जाइए कि हमारा वो जल वो नहीं है, तो हमारा जल क्या है, ये जल प्रदूषित जल के सूचक हो गए। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद आज का ये सारांश हमारा यहीं तक रहेगा। बाकी बात इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और भी कंटेंट हम लेकर आएंगे। और आपका जो बचा हुआ है कुछ दिन, वो आपका कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, इसको लाइक करें।